दी लास्ट ऑफ अस सोनी के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो गेम है प्लेस्टेशन के लिए, जो जून 2013 में रिलीज हुआ था और बिक्री और समीक्षा में इसकी सफलता के कारण जो एक दशक में सबसे सफल फ्रेंचाइज में से एक बन गया। इस समय HBO Max के लिए एक उत्कृष्ट अनुकरण है, जो एक भाग दूसरा, जो अधिक विभाजनात्मक है लेकिन सामान्य रूप से उत्कृष्ट मानी जाती है। यह सब बिना संदेह के द लास्ट ऑफ अस को इस सुंदर चैनल पर एक समर्पित वीडियो के योग्य बनाता है। इसलिए आज हम फ्रेंचाइज के एक सबसे बड़े पहेली एली की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, जिसमें उसकी माँ का रहस्य भी शामिल है, सभी वीडियो गेम्स के यूनिवर्स से, जिसमें सीरीज के साथ विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी इसका एक हिस्सा शायद सीरीज के लिए भी लागू हो सकता है। अंतिम एपिसोड में महत्वपूर्ण खुलासे को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस यूनिवर्स में खेल की कहानी के बारे में थोड़ा संदर्भ दूंगा। 2013 में एक रहस्यमय संक्रमण फैलने लगा, जो दक्षिण अमेरिका के विभिन्न उत्पादों में पाया गया था और धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में फैलने लगा। मूल है एक कवक जो वास्तविक जीवन में मौजूद है, कॉर्डासेप्स, जो पौधों और कुछ कीटों पर प्रभाव डालता है, सभी में मेजबान के मस्तिष्क और शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण लेता है। द लास्ट ऑफ अस में कॉर्डासेप्स ने एक अप्रत्याशित म्यूटेशन का सामना किया, जिसने इसकी संक्रमण को मानव मेजबानों के साथ संगत बनाया, और अनुमान है कि यह मानवता ने पिछले दशकों में पारिस्थितिकी में किए गए परिवर्तनों के कारण हो सकता है। हालांकि यह बराबर एक गुप्त असफल प्रयोग का हिस्सा भी हो सकता था। सितंबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भयंकर प्रकार के प्रकोप शुरू हो गए और यह प्रकोप अस्पतालों की क्षमता 300% तक बढ़ाया। इससे कई मरीज अधिक हमलेवार लक्षण प्रदर्शित करने लगे और इसके परिणाम स्वरूप एक तेजी से व्यापक प्रसारण और समाज के विनाश में हुआ। इसके बाद और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए सरकार की असमर्थता देखकर कई पैरामिलिट्री ग्रुप, सेक्ट और कल्ट बनने लगे, जो शहरों या दूरस्थ गांवों में स्थापित होते थे, अपने खुद के संधियों को बनाते और अधिक लोगों को भर्ती करके अपने प्रभाव और शक्ति को फैलाने के लिए। हालांकि आज हम फायरफ्लाइज पर केंद्रित होंगे, जो भाग 1-2 के घटनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हम उस पर विशेष महत्व देते हैं। जुगनुओं की कहानी को बेहतर समझने के लिए मार्लिन, उनकी संस्थापिका और नेता, के बारे में बात करना आवश्यक है। अमेरिका की सरकार को कॉर्डासेप्स ने अस्थिर किया होने के ठीक बाद ही सेना ने कई नागरिक बस्तियों को क्वारंटीन क्षेत्र में डालना शुरू किया, लेकिन उत्पीड़न, संसाधनों का खराब प्रबंधन और अनिश्चितता ने मार्लिन को सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू करने पर ले जाया, जिससे लाइट फ्लाइटर्स के रूप में जाना जाने वाला एक समूह बना। इसके बावजूद कई नागरिक इस समूह को शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए भूखे मानते थे, केवल सैन्य के स्थान लेना चाहते थे और अपनी अधिकारता लागू करना चाहते थे, बिना किसी सुधार या जनसंख्या के प्रति किसी वास्तविक रुचि के। इसलिए जनता का सामान्य अस्वीकृति बढ़ गई। एक और वे नियमित रूप से भर्ती कर रहे थे, वे लोगों के बहुत समर्थन खो रहे थे और उन पर हमले भी हो रहे थे और उन्हें क्रूरता से मारा जा रहा था। हम इनकार नहीं कर सकते थे कि वे सबसे अधिक कुशल गठबंधनों में से एक बन गए थे, जिन्होंने दशकों तक जीवित रहने के लिए संरचना के साथ संबंध बनाया और सुरक्षा समूह के लिए योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के साथ थे, जैसे कि उनका चिकित्सा और वैज्ञानिक विभाजन, क्योंकि मार्लिन का एक उद्देश्य था संक्रमण के लिए एक उपचार खोजना, एक लक्ष्य जिसे कई लोग साझा करते थे और जिसने मार्लिन को एक लड़की के साथ हाथ मिलाकर काम करने के लिए ले जाया, एक बहुत महत्वपूर्ण लड़की। वीडियो गेम की कहानी के एक सहायक हिस्से के रूप में हमें डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कुछ सीरीज मिलती हैं। अमेरिकन ड्रीम्स हैं, जहां हमें एली के मूल के बारे में काफी कुछ सुनाया जाता है। उसके जीवन के कई टुकड़े दिखाते हैं, जो घटनाओं के पहले भाग के पूर्व में थे, और कैसे एली ने मार्लिन से मिला। अपने बचपन में एली बोस्टन में थी, जिसे निरंतर विभिन्न अनाथालयों में स्थानांतरित किया गया, सेना की निगरानी में क्वारंटाइन क्षेत्रों में, जो एक बहुत ही समस्यात्मक लड़की थी। एक दिन वह राइली से मिलता है, जो उसकी पहली दोस्त और पहला प्यार है, जिसके साथ उसका लगाव लगभग तुरंत होता है। लेकिन उसी दिन एक समूह जोकर चौकी क्षेत्र पर हमला करने आता है। यह हमला उन्हें खाद्य जैसे संसाधन प्राप्त करने का तरीका है, सैनिकों से चुराकर। यह हमला बार बार होता है क्योंकि वह खाद्य संसाधन प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोनों दलों के बीच पूरी भगदड़ में कुछ संक्रमित ने दोनों लड़कियों को रोक लिया, लेकिन अंतिम क्षण में मार्लिन ने उन्हें बचा लिया। एली को पहचानती है और उसे पत्र देती है, जिसे वह क्वारंटीन क्षेत्र में पढ़े। राइली लाइट फ्लाइट अंधकारों की वजह से लाइट फ्लाइट के कारण में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन बातचीत चिल्लाहट और धमकियों के बीच उच्चारित होने लगती है। इसलिए मार्लिन को एली के सामने स्वीकार करना पड़ता है कि उसने अन्ना, उसकी माँ, से मिली थी, जिसे उसने वादा किया था कि वह उसे बचाएगा, और एली के साथ व्यक्तिगत रूप से न होने के बावजूद उसने निगरानी का काम संभाला है। मार्लिन जानती है कि उसने पहले से ही 7 बार भागने की कोशिश की है और उसे रोबू के कई आरोपों के बारे में पता है, और उस घटना के बारे में भी जानती है जिसमें उसने बच्चे की घुटने पर चाकू मारा था। एली इन खुलासों के सामने अविश्वासी लगती है, लेकिन मार्लिन कहती है कि उसने एली के जीवन से दूरी बनाए रखने का कारण यह है कि जैसा कि फायरफ्लाइज की नेता होने के कारण उसके साथ होने पर उसका उत्थान बहुत अधिक है।
लेकिन छायाओं में हमेशा उसने सुनिश्चित किया है कि वह सुरक्षित रहे। जैसा कि उसने अपनी माँ से वादा किया था, एक बार सही समय आने पर वह एना के बारे में सच्चाई बताएगी, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचाने के लिए सब कुछ बलिदान किया है। मार्लिन एक चाकू छोड़ देती है जो खेलों में हम एली के साथ देखते हैं, जो अन्ना का चाकू होता है। जैसा कि हम जानते हैं, रहस्यमय एना मार्लिन की एक करीबी दोस्त थी और कॉर्डासेप्स फैलने पर वह पहले से ही एक नर्स के रूप में काम कर रही थी, जिसके कारण उसके ज्ञान और रोगियों का उपचार करने की प्रैक्टिस ने उसे मार्लिन और उनकी फायरफ्लाइज के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। लेकिन ये नहीं पता कि एना को फायरफ्लाइज के रूप में पहचानती थी या उसकी मित्रता ही थी। दोनों अपने लक्ष्यों के लिए गर्मा गर्म बहसों में लिप्त थीं, लेकिन हमें सबसे अधिक दिक्कत वाली चीज संक्रमण के लिए एक उपचार की खोज में सहमत थीं, इस बारे में पता है। हम इसे खेल के एक ऑडियो के जरिए जानते हैं, जिसमें मार्लिन अपनी मृत दोस्त को कुछ शब्द देती है, अपनी बेटी के साथ जो करने वाले हैं के लिए बहुत पछतावा दिखाते हुए एक टीके प्राप्त करने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने इन सारे सालों में अपना वादा पूरा किया। मेरे ऊपर आई जिम्मेदारियों के बावजूद मैंने उसकी देखभाल की। हमें सभी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बचाने का एक अद्वितीय मौका है। यही वह था जिसे हम ढूंढ रहे थे, वही जो आप ढूंढ रहे थे। उन वार्तालापों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एना मानव मस्तिष्क में कॉर्डिसेप्स के प्रभाव को रोकने के लिए उपचार की खोज में सक्रिय भाग ले रही थी। हम नहीं जानते कि उसने मार्लिन के साथ सहयोग करते हुए उन सभी वर्षों में क्या किया, लेकिन अगर हम जुगनू के इतिहास पर एक नजर डालें तो हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। एक वैक्सीन की खोज में किसी बिंदु पर जुगनू ने कोलोराडो पूर्वी विश्वविद्यालय में एक पोस्ट स्थापित किया, जिसे हमने भाग 1 में देखा था। यह एक पोस्ट थी। वहां कई प्रयोग किए गए थे, मोनो परीक्षण सहित, और हमें पता है कि उन परीक्षणों में से एक गलत हो गया था और जुगनू को स्थान खाली करने के लिए मजबूर किया गया। खेल के घटनाक्रम के दौरान जब जोएल और एली विश्वविद्यालय के भूले हुए सुविधाओं का दौरा करते हैं, तो उन्हें मिलने वाले ऑडियो में से एक लुजिरागाज के वैज्ञानिकों में से एक की दृष्टिकोण की कथा है, जो मोनो से संक्रमित था। उसने इस गुट के लिए उसने जितना समय निवेश किया उसके लिए बहुत पछतावा और पश्चाताप दिखाया, क्योंकि अंत में सब कुछ समय की एक हानि थी और उनका एकमात्र महत्वपूर्ण प्रगति 5 साल पहले हो चुकी थी, और इस रिकॉर्डिंग की तारीख 2023 थी। और हम उन परीक्षणों में कुछ परिणाम प्राप्त करने के 5 साल पहले जाते हैं तो हम 2018 के वर्ष में पहुंचते हैं, जिस वर्ष एना एली के गर्भ में थी खेलों में। यही वर्ष था जब एना एली खेलों में गर्भवती थी और उस समय उनकी गर्भावस्था चल रही थी। ऐसा लगता है कि एली की मां कॉर्डिसेप्स के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के परीक्षणों में स्वयंसेवक थीं। और हम इसे और भी मजबूत कर सकते हैं अगर हम उस पत्र का विश्लेषण करते हैं जिसे एली छोड़ गई थी। मार्लिन उसे देती है जब वह उसे देखती है। पत्र की सामग्री निम्नलिखित है, यह कि एना एक नर्स हो और बच्चों से नफरत करती है और फिर भी एक बच्चा पालने का निर्णय लेना बहुत विचित्र है। हमें नहीं पता कि एली के पिता कौन है और लगता है कि यह कहानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिन चिकित्सा लाभों का उपयोग वे आदत से थे, उनके गर्भावस्था को एना के लिए कुछ एक्सीडेंटल नहीं होने की संभावना है। मैं कहता हूँ, इस तरह की दुनिया में, और जैसे कि एक नर्स के ज्ञान के साथ उसके पास यदि आवश्यक हो तो उसने अपने गर्भावस्था को रोकने का विकल्प अवश्य रखा था। और सच कहूं तो यह उसके लिए सबसे सावधानी पूर्वक होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर उस तरह की चीज को क्यों स्वीकार करेगी जैसे एक बच्चे को धारण करना? इस सिद्धांत के अनुसार सबसे स्पष्ट उत्तर है कि इसलिए कि उसके गर्भावस्था का आरंभ सिर्फ एक बच्चे को धारण करने के लिए नहीं था, बल्कि किसी को धारण करने के लिए जिसके पास पहले से ही प्रतिरक्षा थी। लेकिन एना के लिए चीजें बड़े परिवर्तन का सामना करना पड़ा। वह प्रसव के दौरान मर नहीं गई थी, क्योंकि उसके पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से उसने एली से मिलने का मौका पाया था और उसे अपनी सुंदर बेटी को देखने और उसे अपने बाहों में रखने का अवसर मिला। अगर पहले वह परीक्षण के विषय बनने के लिए तैयार थी और एक बच्ची को बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान करने के लिए, तो अंत में उसने उस विचार को छोड़ दिया और एली के भविष्य और कल्याण को बाकी मानवता के ऊपर प्राथमिकता देने का चयन किया, ठीक वैसे जैसे जोएल ने किया था। मार्लिन एली को बताती है कि एना ने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे को बचाने में जो जोखिम हो सकते हैं, क्योंकि एक संभावित कवक के प्रतिरक्षा धारक होने के कारण कई लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे और जुगनू के साथ भी वह सुरक्षित नहीं रहेगी। छोटी बेटी को सौंपने से इनकार करके एना ने अपने आप को बलिदान किया, सबको यह मानने के लिए कि वह अपनी बेटी के साथ ही नष्ट हो गई। उसकी मौत के पीछे सच केवल विशेष व्यक्तियों द्वारा जाना जाता है। वह एकमात्र है जिस पर उसका पूरा विश्वास है, जैसा उसने अपने पत्र में व्यक्त किया। और हालांकि यह सत्य है कि एली के लिए मार्लिन के पास होना खतरनाक था, क्योंकि वह जुगनू में नेता के रूप में थी। यह भी समझने में सहायक है कि वह उसे संक्रमितों के सामने या लक्षण के सामने न लाए, क्योंकि ऐसा करने से किसी को एली की कवकता का पता नहीं चलता, कम से कम तब तक नहीं जब ठीक समय न आ जाए, जैसा कि उसने एली से मिलते समय उसे बताया था। एक सिक्के की एक थ्योरी है जिसे बेटी की थ्योरी कहा जाता है, जो प्रायः हमने पहले ही कह दिया है। केवल उस थ्योरी में कहा गया है कि शायद अन्ना और मार्लिन ने शुरुआत से ही एली की बलिदान नहीं किया, क्योंकि शायद वे यकीनी नहीं थीं कि एली प्रतिरक्षक हैं और उन्हें यह निर्धारित करने के लिए समय लगता कि क्या उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन एना और मार्लिन ने छुपाया हुआ रहस्य था कि एली आखिरकार एक बड़े उद्देश्य के लिए मरना होगा
और सिद्धांत कहता है कि जब एना अपने पत्र में उल्लेख करती है कि उसकी बेटी वह बन जाएगी जो होना चाहिए, अर्थात मानवता की भविष्य की उपचार और उद्धारण। सच्चाई यह है कि मुझे ये नहीं पता कि यह सही है या नहीं, क्योंकि एना को एक बहुत हठीली, ठंडी और अपने लक्ष्यों के लिए सब कुछ बलिदान देने के लिए जानी जाती है, लेकिन ये विशेषताएं उसे एक ईमानदार व्यक्ति भी बनाती हैं। और उस पत्र में दिखाए गए प्यार से यह स्पष्ट होता है कि वह एली को भविष्य में बलिदान देना चाहती थी कि धारणा विरोध करता है। अंत में एना ने दोस्त से अनुरोध किया कि वह एली की देखभाल करें और उसकी अनुपस्थिति में सुरक्षा बनाए रखें। शायद मार्लिन जो एली से छुपा रही है, उसकी मां की मानवों पर परीक्षणों में भागीदारी से संबंधित हो सकता है, और यह लगता है कि यह उसकी प्रतिरक्षा शक्ति में एक परिवर्तन लाया है जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दुर्भाग्य से मुझे यह नहीं पता कि क्या हमें कभी निश्चित जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार मार्लिन ही उस सच्चाई को जानती थी, और अगर आप खेल के खिलाड़ी हैं तो आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। और बेशक अन्य लोग भी जान सकते थे, जैसे एबी के पिता जेरी, जो एली का अंतिम भाग में ऑपरेट करने वाले सर्जन थे। वह जुगनू में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था, और वह व्यक्ति था जो एली पर सर्जरी करने में सक्षम था, जिससे उन्हें एक वैक्सीन देने की अनुमति मिलती, और निश्चित रूप से उसने एना से मिला हो सकता था। हालांकि सभी जो इस रहस्य को सुलझा सकता था, उनकी मौत हो चुकी है, और हमें तीसरे हिस्से की प्रतीक्षा करनी होगी ताकि हम जान सकें कि एली की मां ने वास्तव में क्या किया था, जिससे इसे कॉर्डिसेप्स के खिलाफ प्रतिरक्षा हो। और अगर यह काफी नहीं है तो एक और समस्या है। द लास्ट ऑफ अस के रचनात्मक लोगों में से एक नील ड्रकमैन हाल ही में सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे अभी तक तीसरा हिस्सा विकसित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे आगे बढ़ाने के लिए सही कहानी नहीं मिली है। लेकिन अगर कभी भी वे कुछ ऐसा मिलता है जो तीसरा हिस्सा बनाने के लायक हो, तो वे उस कहानी को बताने के लिए खुशी से तैयार होंगे। इसलिए हमें बस इंतजार करना है। दूसरी ओर हमें उस सीरीज के पास है जिसने इस पहले सीजन का अंतिम एपिसोड निकाला था जब हम इस वीडियो को निकालने जा रहे थे, और जैसा कि आप जानते हैं, यह अंतिम एपिसोड हमें एना के अंतिम पलों की झलक देता है और एली की प्रतिरक्षा के लिए एक कारण देता है। अज्ञात कारणों के लिए एना जंगल में अकेली थी, जहां एक संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए भाग रही थी, और एक घर में छिपने के बाद उस संक्रमित व्यक्ति द्वारा हमला हुआ जब वह जन्म दे रही थी। इस समय तक जो पहले से ही पैदा हो चुकी थी, वह अब भी उससे नाभि से जुड़ी हुई थी, इसलिए माना जाता है कि एली भी संक्रमित थी, इसलिए वह भी संक्रमित थी। एना ने मार्लिन से तथ्य छुपाने का निर्णय लिया। मार्लिन को बच्ची संक्रमित है या नहीं की शक है। वह अपनी मित्रा के निर्देश के अनुसार उसे बचाने का निर्णय लेती है और एना को एक गोली मारकर मार देती है। सीरीज संस्करण समझने ये अवसर देता कि एली ने प्रतिरक्षा प्राप्त की क्योंकि उन्हें माइक्रोडोसिस मिली थी। वास्तव में बाद में मार्लिन जोएल को बताती है कि उनके डॉक्टरों ने एली के कुछ विश्लेषण करने के बाद क्या पाया है। उन्हें लगता है कि कॉर्डिसेप्स ने बच्ची के मस्तिष्क में उसके जन्म से ही ठिकाना बना रखा है और उसके साथ बढ़ गया है, जिससे रासायनिक संदेशक उत्पन्न हुए हैं जो उसकी प्रतिरक्षा में मदद के लिए संकेत भेजते हैं, क्योंकि सामान्य कॉर्डिसेप्स को लगता है कि वह पहले से ही संक्रमित है और उसे काटने का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके धन्यवाद। डॉक्टरों का उद्देश्य है कि एली के मस्तिष्क से कॉर्डिसेप्स को हटाना, इन कोशिकाओं को अपने प्रयोगशाला में वृद्धि करना और इन रासायनिक संदेशकों का उपयोग करके एक उपचार उत्पन्न करना है, जैसा कि श्रृंखला ने स्थापित किया है। ये काफी समझदार है, लेकिन ये खेल में हमने देखा है कि इससे मेल नहीं खाता। पार्ट 1 के अंतिम अध्याय में जब जोएल जागते हैं तो मार्लिन जोएल को बताती है कि डॉक्टरों ने पाया है कि एली के मस्तिष्क का कॉर्डिसेप्स किसी तरह से म्यूटेट हो गया है और जब वे इसे हटाएंगे तो उन्हें वैक्सीन खोजने के लिए उल्टी इंजीनियरिंग लागू कर सकेंगे। और यह भी हाल के रीमेक में शामिल है, जहां कभी नहीं कहा गया है कि एली के जन्म से ही उसके मस्तिष्क में कोई फंगस है। और अंत में खेल में हमें मिली एक रिकॉर्डिंग में भी यह बताया गया है कि कर्मचारी एली के मस्तिष्क में इस विचित्र म्यूटेशन का मूल कैसे निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त गेम के पत्र में कुछ गुप्तता का स्तर है और उस टिप्पणी में कहा गया है कि मार्लिन एली को सब कुछ बताएगी जब सही समय आ जाएगा, वही टिप्पणी जिसे मार्लिन खुद एली से मिलते समय दोहराती है। ऐसा लगता है कि मूल रूप से योजित कहानी में कुछ अतिरिक्त जटिलता की स्तरें थीं, लेकिन धारावाहिक में उन्हें सरल बना दिया गया। अंततः मुझे समझ नहीं आता कि मार्लिन क्यों एली से छुपाए कि उसकी मां संक्रमित हुई थी और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम एक ज़ॉम्बी अंत्यक्रिया में हैं और यह एक बहुत ही सामान्य घटना है। एली जिसके साथ जन्मी है, उसकी प्रतिरक्षा एकमात्र अद्वितीय और विशेष है। दूसरी ओर यह तार्किक होगा कि मार्लिन एना के संक्रमण को एली की प्रतिरक्षा से जोड़े, लेकिन वह इसे गुप्त रखना पसंद करें ताकि पूरी दुनिया में मां और महिलाओं को खतरे में न डालें। लेकिन फिर से मुझे समझ नहीं आता कि खेलों में मार्लिन एली को ऐसी कोई बात क्यों छुपाएगी। सब कुछ इस दिशा में इशारा कर रहा है कि दोनों विश्व हमें एली की उत्पत्ति और खासकर उसकी मां के जीवन के संदर्भ के बारे में बहुत अलग अलग व्याख्याएं प्रदान कर सकते हैं। या तो ड्रकमैन ने मूल रूप से सोची गई कहानी में कई परिवर्तन किए, ये क्योंकि उन्होंने शो को निर्देशित करने में भी भाग लिया था और शायद उन्हें इस कहानी के ध्यान को बदलना चाहिए था, खासकर क्योंकि खेल सीरीज के लिए कभी तीसरा हिस्सा लॉन्च करेगा या नहीं, इसलिए शायद उन्होंने शो में इस विषय को एक प्रकार का अंत देना चाहा। हालांकि यह निश्चित रूप से खेल हमें अब तक दिखाए गए साक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अंत में आपको यह तय करना है कि आपको कौन सी संस्करण अधिक पसंद आती है, लेकिन अब तक ये सब हमारी ओर से था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अलविदा।